नहीं, कलिंगा दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई ये कलिंगा मूवी बहुत ही दिलचस्प है। इस मूवी में प्रातन्यगिरी देवी के बारे में बताया गया है दोस्तों कि आखिर उनके गुस्से का कहर जब किसी पर पड़ता है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 1922 के समय से होती है, जहाँ रुद्रगिरी गाँव में एक आदमी दिन का काम खत्म करके रात को थका हारा अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, आज बड़ी भूख लगी है, जल्दी खाना बना दो। इसीलिए उसकी पत्नी उसको खाना परोस देती है, लेकिन दोस्तों तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि घर के बाहर से कोई उसे आवाज दे रहा है। इसलिए उसकी पत्नी उसे खाने पर से ना उठने को कहकर खुद ही चेक करने बाहर चले जाती है। लेकिन काफी देर गुजर जाने के बाद भी जब उसकी पत्नी वापस नहीं आती तो वो खुद चेक करने को डिसाइड करता है कि आखिर ये गई तो गई कहाँ। और दोस्तों बहुत देर तक घर के आसपास के इलाके में ढूंढने के बाद उसकी पत्नी जंगल में एक जगह पर बैठी हुई दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो आदमी अपनी पत्नी को देखता है ना, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है वो दोस्तों, क्योंकि उसकी पत्नी अपने ही हाथ काट कर उसे खा रही होती है दोस्तों। मानो वो पजेस हो गई हो और पजेस होने की वजह से वो पता नहीं क्या कर रही है। वहीं गांव के दूसरे एरिया में एक बंदा जब साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो दोस्तों उसे भी अजीब आवाजें सुनाई देती है और उन्हीं आवाजों को सुनकर वो भी पजेस हो जाता है, जिसके बाद वो अपना ही सर पेड़ पर मारकर खुद की जान दे देता है। गाँव में दोस्तों ये अजीब घटना यहाँ भी नहीं रुकती। इस हादसे के थोड़ी दूर एक छोटी लड़की नाई का ब्लेड चुराकर उससे अपना कान काट कर खुद ही खा जाती है, क्योंकि वो भी दोस्तों इन आवाजों से कंट्रोल हो चुकी थी। अगले दिन गांव के सभी लोग तुरंत राजा के महल की तरफ भागते हैं और रात जो घटना हुई थी उसके बारे में राजा को बताते हैं। उनका कहना होता है कि गांव में किसी बुरी शक्ति का वास हो चुका है जो लोगों को पजेस करके उन्हें मार रही है। ये सुनकर दोस्तों राजा भी हैरान हो जाता है कि अचानक ये गाँव में क्या हो रहा है, आखिर उसके हंसते खेलते गाँव को किसकी नजर लग गई। तो वो गाँव वालों से वादा करता है कि मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। दोस्तों इस बारे में वो अपनी माँ को भी बताता है, जो कि बिस्तर पर होती है। उनको देखकर तो साफ लग रहा होता है कि वो बस कुछ ही पलों की मेहमान है। वो राजा से कहती है कि बेटा, इस शक्ति को खत्म करना आसान नहीं है, इसे खत्म करने का एक ही रास्ता है। इतना कहकर दोस्तों वो एक बक्से की तरफ इशारा करती है। राजा उस बक्से को खोलता है जिसमें किसी तरह की किताब होती है। राजा उस किताब और कुछ जरूरत की चीजों को लेकर महल से चला जाता है ताकि इस शक्ति को खत्म करने का राज जान पाए। उसके जाने के बाद उसकी माँ भी दोस्तों अपना दम तोड़ देती है। यहाँ से मूवी प्रेजेंट टाइम पर आती है, यानी कि साल 2024 के समय पर। अब तक हमने जितना भी सीन देखा वो 1922 के समय में हुआ था दोस्तों, यानी कि 102 साल पहले का। तो दोस्तों 2024 के समय में इसी रुद्रागिरी गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां गांव के ही कुछ लोग गांव के ही एक आदमी का अंतिम संस्कार करने गांव के बाहर आए होते हैं, क्योंकि इस गांव का एक नियम है, जो भी मरता है उसे जलाया या दफनाया नहीं जाता, बल्कि गांव के बाहर धागों वगैरह से एक बॉर्डर बनाया गया है, उसके बाहर ही उसको छोड़ दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो गांव में तबाही आ सकती है। इसलिए लोग भी बॉर्डर के पार उस आदमी के शरीर को वहां रख देते हैं दोस्तों, और बिना 1 मिनट गवाए तुरंत गांव के अंदर आ जाते हैं। और दोस्तों उनके जाने के बाद उस शरीर के पास कोई अजीब सा क्रिएचर आ जाता है, जो उसे पूरी तरह लेकर चला जाता है वहां से। अगले सीन में हम लिंगा नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि इस मूवी का हीरो भी है। वो अपने दोस्त राजू के साथ मस्त देसी दारू बनाने का धंधा करता है। जिसके बाद हमें गांव के जमींदार पटेल को दिखाया जाता है। पटेल और उसका छोटा भाई बाली दोनों एक नंबर की घटिया इंसान है दोस्तों। बाली तो गांव की हर लड़की के साथ जबरदस्ती गलत काम करता है, और उसका बड़ा भाई पटेल तो और 2 कदम आगे, वो लोगों को पैसे उधार देता है, जिसके बदले वो उनकी जमीन रख लेता है दोस्तों। उसके बाद जब लोग उसे पैसे वापस करके अपनी जमीन मांगते हैं तो ये पटेल उनसे पैसे लेकर उनको मार डालता है, ताकि पैसे भी मिल जाएं और जमीन भी। पूरे गांव वाले इन दोनों से बेहद परेशान है दोस्तों, लेकिन कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखता। जो उठाएगा वो मारा जाएगा, इसी डर से कोई कुछ करता नहीं, और इसीलिए ये दोनों यहाँ पर शेर बने हुए हैं। उसके बाद दोस्तों हम एक आदमी को देखते हैं जो ढोल बजाते हुए गांव वालों को सतर्क कर रहा होता है कि आज अमावस्या की रात है, आज गांव के बॉर्डर पर बलि दी जाती है, ताकि गांव से बुरी शक्तियों को दूर रखा जाए। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज रात कोई भी गांव से बाहर जाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले दिन दोस्तों गांव में एक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गांव में बड़े धूमधाम से परातन्यगिरा देवी की पूजा की जाती है। उस पूजा में बाली भी आया होता है दोस्तों। वहां उसकी नजर प्रिया नाम की एक लड़की पर पड़ती है, जिसको देखकर बस वो मन में बैठा लेता है कि वो प्रिया के साथ भी वही करेगा जो बाकी लड़कियों के साथ किया करता था। तो अब रात के समय 2 बंदे रिचुअल करके एक जानवर की बलि चढ़ा देते हैं और उसके अंगों को पूरे गांव के कोने कोने में फेंक देते हैं, ताकि गांव से बुरी शक्तियां दूर चले जाए। बड़ा ही खतरनाक रिचुअल है दोस्तों। अगले दिन लिंगा प्रिया को प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था दोस्तों, और प्रिया भी उसे पसंद करती है, लेकिन अभी वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाती और चली जाती है चुपचाप। इसके बाद रात को जब लिंगा सो रहा होता है
तब उससे बहुत ही अजीब सा सपना आता है। सपने में वो किसी घुड़सवार को देखता है जो तलवार लिए होता है। उसी के साथ साथ वहाँ किसी तरह का क्रिएचर भी मौजूद होता है दोस्तों। अब इस सपने को देखकर लिंगा एकदम से डर जाता है। ये सपना उसे आज से नहीं बल्कि बचपन से आ रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि इस सपने का वो क्या करे, मतलब क्यों आता है ये सपना उसे। अब अगले सीन में हम एक प्रेग्नेंट महिला को अपनी बेटी के साथ जंगल के रास्ते अपनी माँ के घर जाते हुए देखते हैं दोस्तों, कि तभी उसकी बच्ची आगे भाग जाती है और फिर घना जंगल होने की वजह से उस महिला को उसकी बेटी दिखाई नहीं देती। अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते वो महिला गांव के बॉर्डर के पास आ जाती है और तब वहां पर एक बाबा आता है दोस्तों, जो कि जंगल में ही रहता है, और जो भी गलती से बॉर्डर के पास आ जाता है ना, उन्हें चेतावनी देकर वहां से भगाने का काम बाबा का ही होता है, ताकि लोग किसी मुसीबत में न पड़ जाए। वो बाबा उस महिला को भी वहां से जाने के लिए कह देता है, लेकिन दोस्तों वो नहीं मानती, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी बेटी बॉर्डर क्रॉस करके अंदर चली गई है। अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते दोस्तों वो भी बॉर्डर क्रॉस कर लेती है। जैसे ही क्रॉस करती है, वो क्रिएचर आकर बहुत ही घिनौने तरीके से बेचारी की जान ले लेता है। तो उसी वक्त उसकी बच्ची बाबा को मिल जाती है, लेकिन दोस्तों अफसोस कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती के साथ घर आ रहा होता है। तभी वहां पर बाली पहुंच जाता है दोस्तों, जो कि उस बूढ़े की पोती को अपनी गाड़ी में डालकर वहां से ले जाने की कोशिश करता है। पर सही समय पर वहां पर प्रिया आकर बाली के गर्दन पर चाकू रख देती है और धमकाते हुए कहती है कि सुनो, आज के बाद गांव की किसी भी लड़की को आंख उठाकर देखने की हिम्मत की तो तुम्हारा नाम बाली है ना, तुम्हारी बलि सबसे पहले चढ़ेगी। बाली दोस्तों डर जाता है और तुरंत घर आकर पटेल को इसके बारे में बताता है। पटेल कहता है कि आखिर इस प्रिया की इतनी हिम्मत कैसे हुई, लगता है ये गांव के लोग अपनी औकात भूल गए हैं, ये हमें भूल गए हैं कि हम दोनों कौन हैं। उस प्रिया की ऐसी हालत करना कि आइंदा कोई दूसरी लड़की ऐसा करने के बारे में 1000 बार सोचे। इसलिए दोस्तों बाली अपने साथियों के साथ प्रिया को उठा लेता है और एक सुनसान इलाके में उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। ओ किस्मत से तभी वहां पर लिंगा पहुंच जाता है दोस्तों, जो बाली और उसके साथियों को ऐसा बढ़िया तरीके से धुलाई करता है ना कि क्या कहे मतलब। तो ये देखकर प्रिया लिंगा को गले लगाते हुए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्योंकि दोस्तों कोई इंसान किसी के लिए इतने लोगों के साथ अकेला भिड़ जाए तो वो उस इंसान को कितना प्यार करता होगा उसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, है ना। अब अगले सीन में दोस्तों हम एक महिला तांत्रिक को देखते हैं। गांव में अगर किसी को भी पजेस कर लिया जाए या कोई बुरी शक्ति आ जाए तो वो तांत्रिक कुछ रिचुअल वगैरह करके उसको ठीक कर देती है। दूसरी तरफ लिंगा प्रिया के पिता के पास जाता है दोस्तों, ताकि रिश्ते की बात कर पाए, लेकिन प्रिया के पिता कहते हैं कि देखो मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे इंसान से नहीं कर सकता जिसके पास कुछ ना हो। तुम्हारे पास है क्या पैसे भी, सिर्फ दारू बनाने का काम करते हो, ना जमीन है ना कुछ है, क्या है तुम्हारे पास। लिंगा कहता है कि मेरे पास 2 एकड़ जमीन तो है, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो। प्रिया का पिता कहता है कि है नहीं थी, पटेल के पास गिरवी है, उसके पास जमीन है, मतलब उसे भूल जाओ तुम। लिंगा कहता है कि भूल जाओ, ऐसे कैसे भूल जाए, वो जमीन मेरी है, उसे मैं हासिल करके रहूंगा, देखना तुम, उसके बाद ही मैं प्रिया से शादी करूंगा। अगले दिन दोस्तों लिंगा अपने दोस्तों के साथ पटेल के घर पर आ जाता है, उससे अपनी 2 एकड़ की जमीन मांगता है। लेकिन पटेल को देखो क्या कहता है देखो वो जमीन तुम्हारे दादा ने मेरे पास गिरवी रखी थी, ना उनके पास पैसे थे और ना ही तुम्हारे पास है, और जब पैसे ही नहीं है तो जमीन कैसे वापस करूं। लिंगा कहता है कि देखिए मैं जल्द से जल्द सारे पैसे लौटा दूंगा, पर मुझे अभी जमीन की बहुत जरूरत है। पटेल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, मैं तुम्हें 2 एकड़ के बदले गांव के बाहर की 4 एकड़ की जमीन देने को तैयार हूँ, और इसके तुम पैसे भी मत देना है। ये सुनकर लिंगा बड़ा खुश हो जाता है कि वाह बड़ा कमाल का ऑफर है यार। जिसके बाद वो 4 एकड़ की जमीन के पेपर्स पर सिग्नेचर करके वहां से चला जाता है दोस्तों। अब बाली पटेल से कहता है कि अरे भाई ये क्या किया आपने, इसको तो मारना था, आपने 2 के बजाय 4 एकड़ जमीन क्यों दे दी। पटेल कहता है कि देखो सारा गांव लिंगा को सपोर्ट करता है, ऐसे मारने पर तो लोग भड़क जाएंगे, और मैंने जो जमीन उसे दी है वो इलाका बॉर्डर के बाहर का है, हाँ, वहां से आज तक कोई जिंदा बचकर नहीं आया, इसीलिए ये लिंगा भी जिंदा नहीं बचेगा। टेंशन मत लो तुम, इससे एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, हमारा दुश्मन भी खत्म हो जाएगा और हमारा नाम भी नहीं आएगा, देखा तुमने। दोस्तों अब रात को लिंगा एक और सपना देखता है, जहां वो अपने दादाजी के साथ उसी जंगल में दोस्तों बॉर्डर क्रॉस करके आगे जा चुका होता है, पर तभी वो क्रिएचर उसके दादाजी पर हमला करके उनको मार देता है। अब ये सपना देखकर लिंगा की आंख खुल जाती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि लिंगा जानता था दोस्तों पटेल ने कौन सी जमीन उसे दी है, इसलिए उसने जानबूझकर वो जमीन ली ताकि बॉर्डर पार जाकर उस क्रिएचर का पता लगा पाए कि आखिर वो है कौन जिसने मेरे दादाजी को मारा। अब जमीन मिल जाने पर लिंगा और प्रिया की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। इसके बाद लिंगा राजू के साथ उसी 4 एकड़ की जमीन देखने को जाता है, तो वहीं प्रिया मंदिर में पूजा करने के लिए आई होती है। तभी दोस्तों उसे वहां पर वो महिला तांत्रिक दिखाई देती है। वो प्रिया से कहती है मैं देख पा रही हूँ
तुम्हारे पति की जान को खतरा है, बचा सकती हो तो बचा लो अपने पति को। ये सुनकर तो प्रिया घबरा जाती है कि ये क्या कह रही है ये। वहीं दोस्तों लिंगा और राजू दोनों बॉर्डर क्रॉस करके उस जमीन के पास आ जाते हैं जो कि पुराना जंगल होता है, और वहां पर कुछ नहीं होता। राजू कहता है ये तो सिर्फ जंगल है, क्या करेगा इसका, अरे तूने गलती कर दी है घटिया जमीन खरीद कर। लिंगा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है इस जमीन का। अब दूसरी ओर बाली पटेल से कहता है कि भाई लिंगा अभी तक वापस नहीं आया, मुझे लगता है वो भाग निकला। अरे हमें तो उसी दिन उसको मार देना चाहिए था जब वो जमीन मांगने के लिए आया अपनी। पटेल उसको समझाता है कि ठंड रख, वो वापस नहीं आया मतलब कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। वो तो अब तक मर चुका होगा, जा उसकी पत्नी खाली बैठी होगी, उसका सहारा बन जा। दोस्तों ये सुनकर बाली प्रिया के पास आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया बहादुर लड़की है, वो बाली को बुरा भला कहते हुए उसको वहां से भगा देती है। दूसरी ओर लिंगा जब रात को सो रहा होता है दोस्तों, अचानक से उसके पास प्रिया आकर कहती है जल्दी चलो, वो क्रेचर हमें मार देगा। लिंगा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर प्रिया यहाँ पर आई कैसे और ये किस बारे में बात कर रही है, लेकिन जैसे ही वो प्रिया के साथ जाता है ना, वो गायब हो जाती है दोस्तों। और इससे लिंगा को लगता है कि अच्छा ये सिर्फ मेरा वहम था, प्रिया यहाँ पर नहीं आई मतलब। अगले दिन की बात है, लिंगा राजू को यहाँ आने का अपना असली कारण बताता है कि सुन, बचपन में मैं अपने दादाजी के साथ यहाँ पर आया करता था और दादाजी हमेशा कहते थे कि अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो मेरी मुसीबतों का हल एक बक्से के अंदर है। मैं उसी बक्से को ढूंढना चाहता हूँ ताकि जान पाऊं कि आखिर दादाजी के कहने का क्या मतलब था। क्या पता वो बक्सा हमें किसी खजाने तक लेकर चला जाए। खजाने का नाम सुनते ही दोस्तों राजू भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों निकल पड़ते हैं बक्से को ढूंढने के लिए। और दोस्तों किस्मत से वो बक्सा उन्हें उसी जंगल में मिल भी जाता है। लिंगा जब उस बक्से को खोलता है तो उसके अंदर कुछ कपड़े और एक किताब होती है। लिंगा उस किताब को पढ़ता है, लेकिन दोस्तों इसके बाद हम उस किताब की कहानी को भी देखते हैं। 18 सेंचुरी में रुद्रागिरी नाम का राज्य हुआ करता था। उसका राजा मचिराजू नाम का आदमी था जो कि बहुत ही क्रूर था। वो किसी पर भी दया नहीं दिखाता था, जहां जाता हर इलाके पर कब्जा कर लेता। ऐसे ही उसकी नजर कलिंगा राज्य पर पड़ी। उसने उस राज्य को भी अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कलिंगा के राजा राणा सिम्हा ने माचिराजू को हरा दिया। माचिराजू एक बार नहीं बल्कि कई बार कलिंगा पर हमला किया, लेकिन हर बार वो राणा सिम्हा से हार जाता। इसी सदमे से उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके बेटे बेलुदु ने राजगद्दी संभाली और अपने पिता का अधूरा काम पूरा करने की कोशिश की, लेकिन बाप की तरह बेटा भी राणा सिम्हा के सामने टिक नहीं पाया। इसलिए बेलुदु ने काले जादू का सहारा लिया और एक शैतान जादूगर से मिलकर असुर दक्षिणी नाम के शैतान को बुलाया ताकि वो कलिंगा पर हमला करके उसे खत्म कर दे। और दोस्तों जो क्रिएचर लोगों को मारता है वो यही असुर दक्षी है। बेलुदु ने असुर दक्षी की मदद से कलिंगा पर कब्जा कर लिया और वहां का खजाना भी लूट लिया, लेकिन मरने से पहले राणा सिम्हा ने अपने दोनों बेटों को महल से भगा दिया था ताकि वो भी ना मारे पाए। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद ही बेलुदु ने राज्य रुद्रागिरी में एक अजीब बीमारी फैला दी, जिससे लोग खुद ही अपनी जान देने लग गए थे। इतना ही नहीं, असुर दक्षी भी रुद्रागिरी के लोगों को खाना शुरू कर दिया था, जिसको रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था उस समय। अब अपने राज्य को बर्बाद होता हुआ देखकर बेलुदु की पत्नी शकुंतला ने एक महर्षि से मदद मांगी ताकि वो उसके राज्य को बचाने का उपाय बताए। महर्षि ने शकुंतला को बताया कि जो खजाना तुमने कलिंगा राज्य से चुराया था उसी की वजह से तुम्हारे राज्य पर प्रातन्यगिरी देवी का कहर बरस रहा है, क्योंकि कलिंगा राज्य के लोग प्रातन्यगिरा देवी की पूजा करते हैं और वही उनके खजाने की रक्षा भी करती है। तुम्हारे पति ने प्रातन्य देवी के गुस्से को जगाया है। इसका समाधान सिर्फ एक ही है, तुम्हें अपने परिवार में से किसी का बलिदान देना होगा। इससे ही तुम्हारा राज्य बचा जा सकता है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन शकुंतला इसके लिए तैयार नहीं हुई और इस तरह से धीरे धीरे करते हुए रुद्रागिरी बर्बाद हो गया। वहां के लोग खुद को ही मार कर खाने लगे, जैसा कि दोस्तों हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और जिस राजा के पास गांव के लोग अपनी फरियाद लेकर आए थे वो शकुंतला का ही बेटा था। शकुंतला ने मरने से पहले बक्से की तरफ इशारा करते हुए उसे ये बताया कि बलिदान देकर प्रातन्यगिरी देवी के गुस्से को शांत करना होगा, उसके बगैर कोई समाधान नहीं है बेटा। इसी वजह से शकुंतला का बेटा उस बक्से को लेकर निकल गया ताकि जंगल में जाकर खुद की जान दे पाए। तभी 1922 के बाद से आज तक गांव में हादसा होना बंद हो गया। लेकिन हाँ, असुर दक्षिण के लिए बॉर्डर जरूर बना दिया गया ताकि वो गांव के अंदर आकर लोगों को मार ना पाए। अब लिंगा राजू को सारी बात बताता है कि असल में मेरे दादाजी उसी शकुंतला के खानदान से आते हैं, जिसका मतलब ये है कि मैं भी उसी खानदान का वारिस हूँ। किताब के हिसाब से इस जंगल में एक गुफा है जहाँ पर शकुंतला के बेटे ने अपनी जान दी थी। वही उसी गुफा के अंदर उसने कलिंगा राज्य के खजाने को भी छोड़ दिया था, इसीलिए मैं वो खजाना हासिल करना चाहता हूँ। मेरे दादाजी यही बताना चाहते थे मुझे कि अगर मैं वो गुफा ढूंढ लूं
तो मुझे वो खजाना मिल सकता है। ये सुनकर दोस्तों राजू एकदम से खुश हो जाता है कि बढ़िया यार, और वो लिंगा के साथ गुफा को ढूंढने निकल पड़ता है, जो दोस्तों उनको मिल भी जाती है। वहां पर वो सारी चीजें रखी होती है जिसे लिंगा अपने सपने में देखा करता था। साथ ही वहां पर कलिंगा राज्य का खजाना भी होता है, लेकिन ये लोग खजाना ले पाते वहां बाली पहुंच जाता है दोस्तों, जो बस ये कंफर्म करने के लिए आया था कि लिंगा मर गया या नहीं। अब उसको जिंदा देखकर बाली तो एकदम गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद उन सभी के बीच में काफी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। और तब वहां पर अपना कहर डालने के लिए असुरदक्ष आ जाता है, जो सभी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो लिंगा और राजू का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि महिला तांत्रिक ने प्रिया को एक ताबीज दी थी, जिसे उसने लिंगा और राजू को यहाँ आने से पहले पहना दिया था। और यही वजह है दोस्तों कि अभी तक असुरदक्षी उनके करीब नहीं आ पाया। इसके बाद लिंगा शकुंतला के बेटे की तलवार लेकर वहीं असुरदक्षी का खेल खत्म कर देता है। इस काम को करने में प्रातन्यगिरी देवी भी लिंगा की मदद करती है दोस्तों, क्योंकि लिंगा कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक चूजन वन है, जिसका जन्म ही असुरदक्षी को मारने के लिए हुआ है। और ये काम वो प्रातन्यगिरी देवी की मदद से कर पाता है। जिसके बाद वो राजू के साथ सारा खजाना लेकर गांव पहुंच जाता है दोस्तों, और प्रिया के साथ शहर निकल जाता है ताकि शहर जाकर सेटल हो जाए। मूवी के आखिरी सीन में हम फिर से रुद्रागिरी गांव को देखते हैं, जहां पर अब असुरदक्ष से भी ज्यादा खतरनाक शैतान जन्म ले चुका है दोस्तों, जो लोगों को पजेस करके मार रहा है। लेकिन तब हम प्रातन्यगिरी देवी को देखते हैं, जो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, यानी कि अब वो खुद प्रकट होगी धरती पर शैतानों को खत्म करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।